मोदी सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि चीन से कैसे निपटा जाए। आज चीन की हरकतों को नजरअंदाज करने से आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर इल्जाम लगाते हुए एक रिपोर्ट का जिक्र किया है, जिसमें दावा किया गया है कि ईस्टर्न लद्दाख के डेमचोक इलाके में अभी भी भारतीय जमीन के हिस्से पर चीन के फौजी कैंप मौजूद हैं। एक और बेहद अहम खबर आपको बता दूं, जिसको गोदी मीडिया ने बिल्कुल दबा दिया है। चीन ने मोदी सरकार को एक और बेहद तगड़ा झटका दिया है, जिसको लेकर भारत के डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक गलियारों में हलचल मची हुई है। लेकिन यह अहम खबर मोदी मीडिया से पूरी तरह गायब है। दरअसल चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बिना बताए या बिना किसी तय प्रोग्राम के तिब्बत की कैपिटल ल्हासा पहुंचे। कहा जा रहा है कि वो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी PLA और तिब्बत के एडमिनिस्ट्रेशन को पैगाम देना चाहते थे कि तिब्बत का मुद्दा चीन के लिए खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि हाल ही में चीन ने अपनी सेना में तिब्बतियों की बहाली का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। जानकारों का मानना है कि चीन अपनी सेना में तिब्बतियों की बहाली से भारत में मौजूद तिब्बतियों की फोर्स यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। भारत के स्ट्रैटेजिक हलकों में भी शी जिनपिंग के तिब्बत दौरे को लेकर खासी चर्चा चल रही है। जानकारों का मानना है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का अरुणाचल प्रदेश से लगी चीन की सरहद के पास वाले शहर नियंगची जाना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। स्ट्रैटेजिक मामले के जानकार चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बिना ऐलान या पहले से बिना कोई खबर दिए इस अचानक दौरे से काफी ताज्जुब में पड़ गए हैं। दरअसल माना जा रहा है कि भारत तिब्बत पर अपनी पॉलिसी से पीछे हट रहा है, इसीलिए चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ये अचानक तिब्बत का दौरा हुआ है। जानकारों के मुताबिक तिब्बत पर अपनी पॉलिसी से हटने का इशारा भारत की तरफ से तब मिलने लगा था जब इसी महीने यानी 6 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा के बर्थडे पर फोन करके उन्हें मुबारकबाद दी थी। वैसे साल 2015 तक नरेंद्र मोदी ट्वीट करके उनको बधाई देते रहे थे, लेकिन साल 2016 से नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद देना बंद कर दिया था। फिर दूसरा इशारा तिब्बत पर बदलती पॉलिसी को लेकर तब मिला जब भारत ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने के बाद कोई पैगाम या मुबारकबाद चीन को नहीं भेजा। आपको बता दूं, शी जिनपिंग ने साल 2013 में चीन के प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली थी और बतौर प्रेसिडेंट उनका तिब्बत का यह पहला दौरा था। दरअसल साल 2003 के जून के महीने में भारत ने यह ऑफिशियल तौर से मान लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। तब चीन के प्रेसिडेंट जियांग जेमिन के साथ उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात के बाद भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन का अंग मान लिया था। दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों में इसे एक बेहद अहम कदम के तौर पर देखा गया था। वाजपेयी जियांग जेमिन के बातचीत के बाद चीन ने भी भारत के साथ सिक्किम के रास्ते बिजनेस करने की शर्त मान ली थी। तब इस कदम को यूं देखा गया था कि चीन ने भी सिक्किम को भारत के हिस्से के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक अब दोनों मुल्कों के बीच बहुत कुछ बदल चुका है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई वायलेंस झड़प से 3 साल पहले डोकलाम में भी दोनों मुल्क एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। भारत चीन सीमा विवाद का दायरा लद्दाख, डोकलाम, नाथुला से होते हुए अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी तक पहुंच चुका है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर चीन की निगाहें हमेशा से रही हैं। चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है क्योंकि तवांग और तिब्बत में काफी ज्यादा कल्चरल सिमिलरिटीज हैं। दरअसल तवांग बौद्धों का मेन धर्म स्थल है। दलाई लामा ने जब तवांग की मोनेस्ट्री का दौरा किया था तब भी चीन ने इस पर काफी नाराजगी जताई थी। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे तब भी चीन ने उनके दौरे पर फॉर्मली विरोध दर्ज कराया था।
दरअसल चीन तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है और इसे साउथ तिब्बत कहता है। अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सरहद लगती है। तिब्बत को चीन ने साल 1951 में अपने कंट्रोल में ले लिया था, जबकि साल 1938 में खींची गई मैकमोहन लाइन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। अब वापस लौटते हैं चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बिना किसी इंफॉर्मेशन के अचानक किए गए तिब्बत के दौरे पर, जिसको लेकर भारत के डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक गलियारों में हलचल मची हुई है। आपको बता दूं, चीनी सरकारी मीडिया का कहना है कि शी जिनपिंग का दौरा तिब्बत की ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता के 70 साल पूरे होने से जुड़े सेलिब्रेशन के लिए काफी अहम है। लेकिन लहासा यानी तिब्बत की कैपिटल जाने के लिए ट्रेन लेने से पहले चीनी प्रेसिडेंट नियांगची रेलवे स्टेशन गए, जिसको लेकर भारत के डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक मामलों के हलकों में काफी सुगबुगाहट है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भी शी जिनपिंग के लहासा के दौरे से ज्यादा अहमियत शी जिनपिंग की नियांगची दौरे को दिया है। यह इलाका स्ट्रैटेजिक तौर से इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि यहां से कुछ ही दूर पर अरुणाचल प्रदेश की सरहद लगती है। और शी जिनपिंग चीन के पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने कई दशकों के बाद भारत और चीन की सरहद के पास बसे इस शहर का दौरा किया है। इंटरनेशनल मामलों के जानकारों के मुताबिक अगले 5 सालों में चीन ने अपने ईस्ट और वेस्ट के इलाकों को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए जबरदस्त प्रोजेक्ट तैयार किया है, क्योंकि कनेक्टिविटी डेवलप हो जाने के बाद तिब्बत भी साउथ वेस्ट चीन में बिजनेस का बड़ा सेंटर हब बनकर उभरेगा और फिर तिब्बत के जरिए चीन नेपाल के साथ अपने बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेशंस को और भी मजबूत करके भारत पर दबाव बना सकता है। नेपाल के साथ बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेशंस को मजबूत बनाने के रास्ते में लहासा नियांगची रेलवे रूट बेहद अहम रोल निभा रहा है। लहासा से नियांगची रेलवे रूट की शुरुआत पिछले महीने ही हुई है, जिसे सिचुआन तिब्बत रेलवे स्टेशन का एक बेहद अहम स्ट्रैटेजिक हिस्सा माना जाता है। यह रेलवे प्रोजेक्ट कुल 1740 किलोमीटर का है, जो सिचुआन से लहासा को जोड़ेगा और लहासा से नियांगची रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है, जिस पर अब 160 किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। भारत से लगे सरहद के इलाकों में चीन जिस तरह बेहद तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है, वो पहले से ही भारत के लिए काफी फिक्र की बात है। वहीं तिब्बत में शी जिनपिंग की अचानक बढ़ी दिलचस्पी भारत का सरदर्द बढ़ाने की तरफ लिया जा रहा चीन का एक और कदम है। तो आपको बता दो, तिब्बत का इतिहास बेहद उथल पुथल से भरा रहा है। कभी वो एक खुद मुख्तार इलाके के तौर पर रहा, तो कभी मंगोलिया और चीन के ताकतवर डायनेस्टीज ने उस पर हुकूमत करी। चीन का कहना है कि इस इलाके पर सदियों से उसकी सोवरेनिटी यानी संप्रभुता रही है, जबकि बहुत से तिब्बती लोग अपनी वफादारी अपने एग्जाइल्ड स्पिरिचुअल नेता दलाई लामा के साथ रखते हैं। दलाई लामा को उनके फॉलोवर एक जिंदा ईश्वर के तौर पर देखते हैं, तो चीन उन्हें एक अलगाववादी खतरा मानता है। लेकिन साल 1950 यानी 1950 में चीन ने इस इलाके पर अपना झंडा लहराने के लिए हजारों की तादाद में सैनिक भेजकर तिब्बत के कुछ इलाकों को ऑटोनॉमस रीजन में बदल दिया था और बाकी इलाकों को इससे लगने वाले चीनी प्रोविंसेस में मिला दिया गया। पर साल 1959 में चीन के खिलाफ हुए एक नाकाम विद्रोह के बाद 14th दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में पनाह लेनी पड़ी। 60 और 70 के दशक में चीन के कल्चरल रेवोल्यूशन यानी सांस्कृतिक क्रांति के दौरान तिब्बत के ज्यादातर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को तबाह कर दिया गया। माना जाता है कि दमन और सैनिक हुकूमत के दौरान हजारों तिब्बतियों की जानें गई थीं। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं सेंचुरी से चीन का हिस्सा रहा है,
लेकिन तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत कई शताब्दियों तक एक आजाद स्टेट था और चीन का उस पर लगातार कब्जा कभी नहीं रहा। अब आपको यहां पर बता दूं कि मंगोल राजा कुबलाई खान ने युआन डायनेस्टी की स्थापना करी थी और तिब्बत ही नहीं बल्कि चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य को फैलाया था। फिर 17वीं सेंचुरी में चीन के चिंग डायनेस्टी के तिब्बत के साथ रिश्ते बने और 260 साल के रिश्तों के बाद चिंग सेना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन महज 3 साल के अंदर ही उसे तिब्बतियों ने खदेड़ दिया और 1912 में 13वीं दलाई लामा ने तिब्बत की आजादी का ऐलान किया। फिर 1951 में चीनी सेना ने एक बार फिर तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत के एक डेलीगेशन से एक ट्रीटी पर सिग्नेचर करा लिए गए, जिसके तहत तिब्बत की सोवरेनिटी चीन को सौंप दी गई। दलाई लामा भारत भाग आए और तभी से वो तिब्बत की ऑटोनॉमी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।